हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसका हम लोग थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोग वो सारे चैप्टर्स देखना मत भूलिएगा। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वह है शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, शिक्षण के सिद्धांत होता क्या है? शिक्षण के सिद्धांत वह चीज़ है, या यूँ कह लें हम, वह सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के माध्यम से हम बच्चों को बेहतर से बेहतर ढंग से उन सिद्धांतों का प्रयोग करके, या यूँ मान लीजिए कि बच्चों को बहुत ही आसानी से सरलता के साथ चीज़ों को किस प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, तो एक वही प्रक्रिया है, शिक्षण के सिद्धांत जो हैं वही चीज़ है। चलिए देखते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। एक दूसरे की बातों को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही बच्चे को, तो वह क्या करेगा, जाकर अपने शिक्षक से पूछेगा कि सर मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तब क्या करेगा टीचर आपका, देखेगा कि बच्चा क्या पूछ रहा है, और जब फिर उस चीज़ का सॉल्यूशन देगा, बच्चे को क्या करेगा, समाधान प्रदान करेगा। ठीक है, कि देखो बेटा ये चीज़ ऐसे है, आप ऐसे कर लो। ठीक, तो क्या हुआ, आपस में शिक्षक और बच्चे के बीच वार्तालाप हुई ना। ऐसा तो नहीं था कि बिना वार्तालाप के चीज़ें होंगी, आपस में बात हुई, अर्थात अंतःक्रिया हुई। इसे हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया हुई। कि बच्चे ने जाके पूछा, या मान लीजिए टीचर ने बच्चे से पूछ लिया। इसको हम दो टाइप से देख सकते हैं कि बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम पूछी। अब मान लीजिए टीचर है, कोई चैप्टर पढ़ाने आया, ठीक, मान लीजिए छोटे क्लास के बच्चे हैं हमारे, ठीक, तो सबसे पहले वो जो है टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। चलिए आज हम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बताते हैं कि चिड़ियाँ कैसी होती हैं, वर्ड्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले टीचर आएगा, पूछेगा बच्चों आपने चिड़ियाँ देखी हैं, आपने चिड़िया देखी हैं? तो बच्चे कहेंगे यस सर, यस मैम, मैंने देखी हैं। तो फिर क्या कहेगा, अच्छा बताओ कौन कौन सी चिड़िया देखी हैं? तो बच्चे कहेंगे सर मैंने ना वो काला वाला जो होता है, कौवा होता है, मैंने वो देखा है। ठीक, बोलेंगे ना, बच्चे छोटे छोटे हैं तो ऐसे बोलेंगे। टीचर कहेगा हाँ वेरी गुड, आपने काला वाला कौवा देखा है, और कौन से पक्षी देखे हैं? तो बच्चों को जो जो पक्षी देखे होंगे, जो उनको नाम पता होंगे, बच्चे बताएंगे वो। ठीक, तो ये क्या हुआ, अंतःक्रिया हुई आपस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। और शिक्षक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वह नहीं बता पा रहा है, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उसको थोड़ा सपोर्ट भी दे देगा। या एक बच्चा मान लीजिए बहुत ख़राब व्यवहार करता है, ठीक, वो जो है एक ऐसे समाज से आ रहा है जहाँ पर समाज में लोग ही व्यवहार ख़राब कर रहे हैं, उसका परिवार, माता पिता सभी गालियाँ दे के बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो उस बच्चे की गलती है क्या? नहीं, क्योंकि वो ऐसे परिवेश से आ रहा है कि जहाँ पर उस प्रकार का व्यवहार किया ही जाता है, तो उसके लिए वह सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हो जाती हैं। उसे नहीं लगता है, छोटा बच्चा है, उसे नहीं मालूम है ये कि ये चीज़ें जो है गलत कर रहा है वो। तो टीचर क्या करेगा, मान लीजिए बच्चा है, उसने कुछ अपशब्द प्रयोग कर लिए। अब टीचर कहेगा बेटा इस तरीके से बात नहीं की जाती है, ठीक है, ये चीज़ें गंदी हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको अपने बड़ों से इस तरीके से बात करनी है, अपने सहपाठियों से आपको इस तरीके से बात करनी है, मित्रवत व्यवहार करना है। तो बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे वो सब चीज़ें आएंगी। और जिस सोसाइटी से बिलोंग करता था बच्चा, ख़राब परिवेश से जहाँ से बिलोंग करता था बच्चा, धीरे धीरे जब वह अच्छे परिवेश में आएगा विद्यालय में, उसे रोज़ अच्छी बातें बताई जाएंगी, वही अच्छी बातें डेली सुनेगा, अपने माइंड में डालेगा वो बातें, उन पे थोड़ा बहुत सोचेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे का जो व्यवहार था
उसमें परिवर्तन आ जाएगा। किस प्रकार से आ जाएगा? शिक्षण के माध्यम से परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षण का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि क्लास में जाकर टीचर ने एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण कर दिया, ठीक है, कि किताब उठाई, भाई मैं आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ा रही हूँ, मैंने देखा कि इतने चैप्टर्स हैं और मैंने एक एक करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराना स्टार्ट किए और मैंने आपसे और कोई बात की ही नहीं सॉरी ठीक है, मैंने आपसे और कोई बात नहीं की। आया क्लास में, आया टीचर और बुक उठाई, चैप्टर पढ़ाया, चलता बना, ठीक है। तो क्या है, ये चीज़ नहीं है। शिक्षण का अर्थ है कि आप बच्चे की हर चीज़ को सुधार रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी, आप बच्चे का व्यवहार ख़राब कर रहा है बच्चा, तो उसको भी अगर आप सुधार रहे हो तो शिक्षण ही एक प्रकार से दे रहे हो आप बच्चे को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार है, ठीक है। शिक्षण क्या है? कला है। शिक्षण क्या है? शिक्षक क्या है? कलाकार है, ठीक। प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, वही शिक्षक के सिद्धांत बन जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार शिक्षण के भी सिद्धांत होते हैं। देखिए, शिक्षण क्या है? एक कला है। मान लीजिए सबको पढ़ाने का भी तरीका नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग डिसाइड करेंगे क्या मैं आपको समझाने में सक्षम हो पा रही हूँ, मैं आपको चीज़ें समझा पा रही हूँ उस स्तर से जहाँ पर आपको समझ में आए। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, शिक्षण ऐसे एक कला है कि शिक्षा देना और बच्चों की प्रॉब्लम को समझना और उसका निराकरण करना और चीज़ों को इतने सरलता से रिप्रेजेंट कर देना बच्चों के सामने कि उनको खट से समझ में आ जाए, ये कला सभी के अंदर नहीं होती है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है शिक्षण क्या है? एक कला है। और शिक्षक क्या है? शिक्षक वह कलाकार है जो बच्चों को उस कला को बहुत ही सामान्य सरलतम रूप में लाके प्रस्तुत कर देता है। एक चीज़ जो बच्चों को बहुत कठिन प्रतीत हो रही थी, टीचर ने आके नॉर्मल से, मतलब अपने शब्दों के प्रयोग में, डेली भाषा के शब्दों में बताया कि देखो बेटा ऐसे होता है। मान लीजिए साइंस का कोई टॉपिक है जिसमें चीज़ें जो हैं वही साइंस की लैंग्वेज में लिखी हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो क्या है, वो चीज़ें साइंस की लैंग्वेज में लिखी, बच्चा नहीं समझ पा रहा। टीचर गया क्लास में पढ़ाया, देखो बेटा पेड़ है, हरी पत्तियां हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती हैं और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं पेड़, ठीक। अपनी भाषा में बताया तो बच्चे के दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। कितनी आसानी से टीचर ने समझाया। और अगर वही बात को बच्चा जाकर किताब में बस पढ़ता तो क्या उसे कुछ समझ में आता? नहीं। तो क्या था, एक कला थी और एक कलाकार के रूप में टीचर गया और उसने उसको समझा दिया, और यह कला हर किसी के पास नहीं होती है। चलिए, प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, हाँ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अभी देखिए, वही शिक्षक के सिद्धांत बन जाते हैं, ठीक। इसी प्रकार शिक्षण के भी सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों की सहायता से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। प्रत्येक कला के भी अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। आप कुछ भी देख लीजिए, हर चीज़ में अपने सिद्धांत हैं कुछ। ऐसा तो नहीं है कि बिना सिद्धांतों की कोई चीज़ चल रही है। तो हर चीज़ के अपने एक सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से शिक्षण प्रदान किया जाए, इसके भी सिद्धांत होते हैं। और इन्हीं सिद्धांतों को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। और पता, इस सिद्धांतों का प्रयोग करके बहुत सरलता से शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, बच्चे को शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है। चलिए देख लेते हैं कि गेज महोदय क्या कहते हैं शिक्षण के बारे में, शिक्षण सिद्धांतों के बारे में। जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में, ठीक, विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण कहते हैं। अब आप गए, देखिए आपको दे दिया गया पाठ्यक्रम, आपने सीरियल से चले ही नहीं, आप
आप कभी 3rd चैप्टर पहले पढ़ा रहे हैं, कभी 5th पहले पढ़ा दे रहे हैं, कभी उसके बाद 8th चैप्टर पे जा रहे हैं, तो क्या बच्चों को समझ में आएगा? ठीक, तो क्या है क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना। क्या है? चीज़ों का, मान लीजिए कोई जांच, किसी क्षेत्र की जांच, कुछ मतलब मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार की जांच, एक शोध किया गया, फिर उसका जो है प्रस्तुतिकरण किया गया कि चीज़ें ऐसी ऐसे थीं, लेकिन इस प्रकार से डेवलप हुई, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसे बताई जाए। मान लीजिए, क्या आप बच्चे को ऐसे पढ़ा सकते हो कि एकदम से बड़ा पेड़ हो गया, दरख्त हो गया वो? नहीं, पहले तो आप ये समझाओगे ना कि क्या था बेटा, सबसे पहले बीज लिया हमने, मिट्टी को खोदा, उसमें बीज को दबाया, धीरे धीरे पानी डाला, उसमें धीरे धीरे से पौधा निकलना स्टार्ट हुआ, और वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ हो गया। ऐसे पढ़ाओगे ना तो ये क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण कहते हैं। गेज महोदय कहते हैं ये। ब्रूनर ने क्या कहा है? शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होते हैं। उपचारात्मक कैसे होते हैं? बच्चे की समस्याओं का पता लगा के उनका निदान कर देना, उपचार कर देना कि बच्चे को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि बच्चे चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, या चीज़ें बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो उसका कारण क्या है। ठीक है, फिर उसका उपचार कर देना, इसीलिए फिर उसका समाधान, अर्थात उसका समाधान कर देना। तो इसीलिए ब्रूनर ने कहा है शिक्षण सिद्धांत जो हैं उपचारात्मक होते हैं। अब देखिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व। अब इससे आपको ये भी पूछ सकते हैं शिक्षण सिद्धांत के आधार क्या हैं, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने आधार लिखा है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, शिक्षण सिद्धांतों के महत्व पर प्रकाश डालिए, शिक्षण सिद्धांत के आधार क्या हैं। तीनों में अगर आपको ये चीज़ें अभी अलग अलग लिखवाई जाती हैं तो आप कन्फ्यूज़न होता है आपको, इसीलिए बातें वही लिखवानी है तो एक में ही लिखवा दी गई हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। कला और विज्ञान इसलिए हैं कि किसी चीज़, किसी पाठ को पढ़ाया बच्चे को, ठीक, एक कहानी के तौर पे पढ़ा दिया, जिसमें बच्चों को एक रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिसको सुनने में बच्चों को आनंद भी आ रहा है और बच्चे चीज़ों का ज्ञान भी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कला हो गया शिक्षण। अब विज्ञान कैसे है? विज्ञान ऐसे है कि हमने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ानी स्टार्ट की और उसके थोड़े छोटे छोटे से प्रयोग करा लिए। ठीक, अब मान लीजिए बच्चों को हम पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से कह दिया कि बेटा ऐसा करो, तुम अपने अपने घर में एक पौधा उगाना, फिर देखना कि कैसे, किस प्रकार से जो है उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये विज्ञान के हिसाब से हो गया। ये मैंने आपको विज्ञान का एग्जाम्पल दे दिया है, ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स में जो है फिट बैठेगा। कैसे बैठेगा? क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए विज्ञान किस तरीके से, मान लीजिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ा रहे हैं हम आपको, अब इसमें प्रयोग कैसे हो जाएगा। आप जाकर के, प्रशिक्षु है जो जाकर के बच्चों को क्लास में खड़े होकर पढ़ाता है जब टीचिंग लगती है, ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से चीज़ों को कर रहे हो ना, वहाँ पर करके महसूस कर पा रहे हो कि देखो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ये चीज़ें आपने करके महसूस की ना, कि फील किया ना कि ऐसे पढ़ाया जाता है, कक्षा में खड़े होकर इस प्रकार का व्यवहार करना है मुझे। ठीक है, तो चीज़ों को रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देना बच्चों के सामने, तो वह कला हो गया। ठीक, और चीज़ों को हमने प्रयोग खुद करके या बच्चों से खुद बच्चों से प्रयोग करवा लिया उन चीज़ों को, तो वह विज्ञान हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को प्रभावशाली व रोचक बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। अब आप ऐसे ही जा रहे हो, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, पहले से पढ़ा रहे हो, दनादन लगे पड़े हो क्लास में, बस आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करवाने से मतलब है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं। तो क्या बच्चों को आनंद आएगा, रोचकता प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं। प्रभावशाली शिक्षण लग सकता है क्या? वह नहीं लग सकता, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आए और दाढ़ भर के चले गए, बस समय भर दिया। ठीक है, तो क्या करना है, एक स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने से पहले कि भैया बच्चों को हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस प्रकार से पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक। तो इसीलिए कहा गया है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को प्रभावशाली व रोचक बनाते हैं। शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा, थर्ड पॉइंट है हमारा, शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षक के व्यवहार में शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षक के व्यवहार में सुधार व परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षक के भी व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षक को भी ज्ञात होना चाहिए कि मुझे कब, कहाँ, कैसे, कितना पढ़ाना है एक दिन में बच्चों को। ये नहीं है कि किसी दिन गए हम 2 वर्ड्स पढ़ाकर लौट आए, किसी दिन हमने 10-10 चैप्टर एक साथ में बच्चों को दे दिए। ठीक है, तो टीचर के भी व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं शिक्षण सिद्धांत, क्योंकि टीचर को भी इन सिद्धांतों के माध्यम से पता चलता है कि हमें बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक, और बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करना है। चलिए, शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रयोग हेतु नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब शिक्षण के जो सिद्धांत हैं अनुसंधान और प्रयोग हेतु नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। कैसे? अब शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से पता चल जाएगा कि टीचर ने पढ़ा, हाँ भाई इस सिद्धांत में ये चीज़ लिखी है, मुझे ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना, तो कुछ अपना भी सोचेगा, फिर सोचेगा कि ऐसे प्रयोग करवा लें, इस तरीके से बच्चे से करवाएं तो बच्चों को और आनंद आएगा। तो हुआ ना, तो उससे क्या हुआ, नए आयाम प्रस्तुत करता है ना फिर इस प्रकार से। चलिए 5वां देख लेते हैं हमारा, शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां मुख्य आधार प्रदान करती हैं। ठीक, सीखने की परिस्थितियां कैसी हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है, शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां मुख्य आधार प्रदान करती हैं। सीखने की परिस्थितियां कैसी हैं? बच्चे को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कक्षा में माहौल कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को, मान लीजिए बच्चे को शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, या आपके कक्षा का माहौल ऐसा है कि बहुत शोर आ रहा है, टीचर बैठे सो रहे हैं, या फिर ऐसा है कि बाहर से धूप आ रही है जो बच्चे के सीधे फेस पे लग रही है, उससे उसको गर्मी लग रही है। ठंड में ऐसा हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बच्चे को लग रही हैं और उसे ठंड लग रही है। बारिश हो रही तो पानी अंदर आ रहा है, बच्चा भीग रहा है। क्या उस कंडीशन में बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। चलिए, शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां मुख्य आधार प्रदान करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th एंड 6th पॉइंट है हमारा, शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को समझने, पूर्वानुमान करने तथा नियंत्रण करने में आवश्यक है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है हमारी हेडिंग, शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब जो मुख्य शिक्षण के सिद्धांत हैं हम वह पढ़ लेंगे। चलिए, शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। चलिए पहला देखते हैं हमारा क्या है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है ये, क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला। डीएलएड में आपके आएगा, आपके यूपी टेट में आएगा, आपके सीटेट में आएगा। आप जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे टीचिंग की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इससे क्वेश्चंस। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना, करके सीखने पे आधारित है कि बच्चा स्वयं जो चीज़ें करने लगता है, करता है, तो वह जल्दी सीख जाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अच्छा देखिए क्या है, एक चीज़ है, टीचर आया और पढ़ाकर चला गया। ठीक, और वही चीज़ जो है टीचर आया और बच्चों से करवाए, बच्चों से करवाया उसी काम को, तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ टीचर अपने हाथों से करके गया है वह ज़्यादा समझ में आएगी कि बच्ची ने जो चीज़ अपने हाथों से खुद की है वह समझ में आएगी? इसीलिए मैं भी आपसे कहती हूँ कि करके सीखने के सिद्धांत पे चलिए, अपने हाथों से अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, ये भी
क्योंकि अपने हाथों से जो आपके नोट्स बने होंगे वो आपने अपने तरीके से लिखे होंगे, अपने हिसाब से आप लिखोगे। भले ही आप ये देख रहे हो जो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन लिखने का तरीका जो होगा ना कि आप किस प्रकार से अपनी नोटबुक पे लिख रहे हो वो आपका होगा। करके सीखने के सिद्धांत पर चलिए, ना कि आलस में पड़े रहिए कि चलिए कोई बात नहीं है, पेपर आएगा तब पवन सीरीज़ ले लेंगे या कोई और सीरीज़ ले लेंगे, उनसे पढ़ लेंगे। देखिए सीरीज़ आपको काम करती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीरीज़ काम नहीं करती हैं। आपकी सीरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन तब अच्छी होती हैं जब आपने डीप नॉलेज पहले से ले रखी हो, तब आपकी जो सीरीज़ हैं तब आपकी परसेंटेज बढ़वाती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसे अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। कहा ना, लर्निंग बाय डूइंग। जितना अभ्यास कर लोगे किसी चीज़ का, वो चीज़ उतनी अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई काम है, आप डेली कर रहे हो। मान लीजिए आप डेली रनिंग पे जा रहे हो, ठीक है, डेली रनिंग पे जा रहे हो, आप डेली 1 घंटा रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको 2-4 साल हो गए करते करते। अब जब आप दौड़ रहे हो तो आपको ये नहीं लग रहा कि अरे मेरे पेट में दर्द होने लगा, ये मेरे पैरों में दर्द होने लगा, मेरी थाइस पेन करने लगी, ठीक है, कि अब चला नहीं जा रहा, सांस तेज हो गई है, सांस फूलने लगी है, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि अभ्यास है आपको डेली दौड़ने का। आपको 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर डेली दौड़ने का अभ्यास है, तो आप नहीं थकोगे। वही चीज़ आप छोड़ दीजिए 1 महीने, जो आपने 5 साल मेहनत की है, 5 साल, आप 1 महीने छोड़ के घर पे बैठ जाइए और 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद आप 31वें दिन जाइए, आप देखेंगे कि आपका अभ्यास छूटा तो आप थक रहे हो, आपसे अब नहीं दौड़ा जा रहा, अब आपको फिर से प्रैक्टिस चाहिए उतनी। आपकी 3-4 साल की मेहनत 1 महीने में बर्बाद हो गई। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास छोड़ दिया। अब जब आपको अभ्यास था तो आप जवानी से दौड़ रहे थे, बुढ़ापे तक दौड़े, ठीक है, बुढ़ापा भी आपको हिट नहीं कर पाया उस तरीके से। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस थी आपको, आप अभ्यास कर रहे थे उस चीज़ का, आपकी बॉडी उस प्रकार से थी जैसे आपने उसको ढाला था, बॉडी आपकी जो थी एक्टिव थी। वही जब आपने बैठा लिया खुद को तो वो ख़राब हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीज़ों को करते रहे हो आप तो जल्दी आपको चीज़ें आती हैं। चलिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसे अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, यह बताता है कि बच्चे करके यानी कि क्रिया द्वारा सीखने में अधिक आनंद लेते हैं और ज्ञान को बेहतर ढंग से याद करते हैं। ठीक है, देखिए जब करेगा, आप एक तो किताब लेके बैठ गए हो, रट्टा मारे हो, ये दनादन रट्टा है, एकदम से रट्टा, ठीक, कहाँ तक टिकेगा रट्टा, आपको कोई भी इस बात का पक्का नहीं पता है कि चीज़ें आप भूल भी सकते हो कि एक, अब आपको 5 लाइन से आपने याद की, अब आपको 4थी लाइन मिस हो गई दिमाग से, अब क्या है, अब क्या था क्या था क्या था, अब तारे देख रहे हो आप, ठीक है, लेकिन नहीं याद आ रहा। वही चीज़ जो आपने करके सीखी थी, अगर आप भूल भी गए, लैंग्वेज भूल गए, तो आप अपने हिसाब से बना लोगे और चीज़ें वो सही लिख के आओगे। ठीक, इसीलिए कह रही हूँ, बार बार कहती जा रही हूँ आपसे, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, और मेरा जिसमें लाभ है वो भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लाभ होगा तभी मैं आपका भी लाभ करवा पाऊँगी। चलिए, यह बताता है कि बच्चे करके यानी कि क्रिया द्वारा सीखने में अधिक आनंद लेते हैं और ज्ञान को बेहतर ढंग से याद करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, ना कि निष्क्रिय रूप से सुनना या पढ़ना चाहिए। अब क्या बताया, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या करवाया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि अब आप गए क्लास में, आपने बच्चों को पढ़ाया, देखो तितली उड़ी, आपने कब पता, ठीक है, पढ़ा दी आपने कविता। अब क्या है, बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बैठ के सुन रहे हैं निष्क्रिय रूप से बस हैं। अब आपने क्या किया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करवाया, यानी कि संपूर्ण मतलब शारीरिक गतिविधियाँ। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आपने करवाया, यानी कि संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया। आपने कहा मछली जल की रानी है, बच्चे क्या करेंगे, हाथ चलाएंगे पानी की तरफ, मछली जल की, और सर पे अपने हाथ लगाएंगे, मुकुट जैसे पहने, रानी है, जैसे रानी पहनती ना, ताज जिसको कहते हैं, ठीक है, कहते मछली जल की रानी है। अब क्या कहेंगे, जीवन उसका पानी है, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, पानी हाथ से करके दिखाएंगे आपको एक्टिविटीज़। अब क्या कहें, हाथ लगाओगे तो बच्चे डर के जाएंगे, डर जाएगी, कहते बाहर निकालोगे तो ऐसे करके दिखाएंगे बच्चे एक्टिविटी की, मर जाएगी, ठीक है।
अगर मैं आपको अभी ये चीज़ बिल्कुल लाइव आके पढ़ा रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ा सकती, ये चीज़ें समझा सकती। चलिए, पर आप लोग लाइव आने का मौका जब देंगे तब देखा जाएगा। चलिए, क्या है इसमें कि देखिए, जब आप लोग मौका मुझे देंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें इतनी अच्छे से दिखा के करके पढ़ा पाऊँगी कि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे पसंद करेंगे तब, कि हाँ ये मुझे सही से समझा पा रही हैं। चलिए, तो फिर आपने क्या किया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करवा दिया, समग्र शारीरिक प्रक्रिया यानी कि शारीरिक गतिविधियों के आधार पे आपने बच्चों को करवाया। अब क्या हुआ, बच्चे सक्रिय रूप से शामिल हो गए इसमें, ठीक है, करके दिखा रहे हैं बच्चे। आप जो पोएम गा रहे हो बच्चे भी गा रहे हैं और टोटल उस पर हाथ भी चला रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक। तो बच्चों को अब याद रहेगा, ठीक, पोएम याद हो जाएगी। रटने से ज़्यादा बच्चे जो एक्टिविटीज़ करेंगे तो बच्चों को याद हो जाएगी पोएम। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को शिक्षण देने में उनकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं और जो है बच्चे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वही है, ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। चलिए देख लेते हैं उदाहरण क्या है। खेल खेल में सिखाना, बच्चों को गणित की अवधारणाओं को सिखाने के लिए खेल का उपयोग करना। गणित की अवधारणाएं कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को? हमने क्या किया, कहते चलो बच्चों तुमको खेल खेल में आप मैथ सिखाते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा करो बच्चों, एक लोग सीधी सीधी लाइन में बैठो, एक उससे थोड़ी तिरछी लाइन करो, कोने पे एक बच्चा बैठो, एक फिर से तिरछी लाइन करो। अब ये क्या बना, त्रिभुज बन गया, ठीक है। ऐसे बच्चों को आप सिखा सकते हो ना मैथ खेल खेल में। बच्चे भी बोलेंगे हाँ मैं बनूंगा त्रिभुज, मैं बनूंगा सर, मैं बनूंगा, मैं बनूंगी। बच्चे बोलेंगे ना ऐसे, तो फिर बच्चों को याद हो जाएगा कि त्रिभुज क्या था, त्रिभुज ऐसे बनता था। चलिए, अब थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। देखिए, अभ्यास पर कैसे निर्भर करता है, बच्चा परिवार में रहता है, माँ बाप जो बोलते हैं बच्चा सुनता है, फिर बार बार वही शब्द बोलता है। देखिए, शुरू में बच्चा होता है क्या, बहुत सबसे पहले बच्चा कहना सीखता है मम्मा मम्मा, ऐसा माँ माँ करके बोलता है ना। तो धीरे धीरे क्या है, बच्चा देखता जाता, सुनता जाता है, चीज़ें अभ्यास करता जाता है। उसके आस पड़ोस में जिस प्रकार का वातावरण है, जो भाषा प्रयोग की जाती है, बच्चा सीख जाता है। कैसे सीखता है, अभ्यास से ही तो सीखता है। अब देखिए, भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं अन्य कह रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों पर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साउथ इंडिया में पैदा हुआ तो वो क्या हिंदी बोलेगा? क्यों नहीं हिंदी बोल रहा है? वह तो अपने यहाँ की तेलुगु, तमिल, यही सब भाषाएं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके आस पड़ोस का वातावरण ऐसा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हो तो वो इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश में भी अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का वातावरण वैसा है, ठीक है। वही चीज़ें अभ्यास में आ रही हैं ना, जो चीज़ें सुन रहा है उन्हीं चीज़ों का अभ्यास कर रहा है। तो भाषा का विकास भी अभ्यास पर निर्भर करता है, ये कहते हैं थॉर्नडाइक। चलिए, दूसरा हमारा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आप देख लीजिए, देखिए मैं ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको रटनी ना पड़े। अभिप्रेरणा क्या क्या मतलब होता है, मोटिवेशन। एक बच्चा है, मान लीजिए किसी चीज़ में कमज़ोर है, ठीक, और वह नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, तो आप जाके उससे कहते हो तुमसे तो होगा नहीं, तुम बेकार हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब क्या आप उसे मोटिवेट कर रहे हो? नहीं, आप डिमोटिवेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा करने का सोच भी रहा होगा ना कहीं कि इस बार मुझसे गलती हुई तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर सही कर लूँगा, लेकिन आप जाके उसको डिमोटिवेट कर रहे हो तो वो नहीं कर पाएगा। वही अगर बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, आप कह रहे हो कि बेटा सुधार आएगा, धीरे धीरे आएगा, प्रयास करते रहो, बहुत अच्छे हो तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे हो जाएगा, तुम कर सकते हो, देखो ठीक है, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हारे पास इतनी अच्छा दिमाग है कि तुम ये सब चीज़ें कर लोगे। अब बच्चा क्या सोचेगा, मैंने तो नहीं कर पाया था, फिर भी मुझसे ये सर मैम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कर लोगे, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है वो करने की। तो क्या करेगा बच्चा, प्रयास करेगा, मोटिवेट हो जाएगा। फिर आपने जो बात कही उससे मोटिवेट होगा और धीरे धीरे मोटिवेट होकर बच्चा उस चीज़ को सीख लेगा। तो यही हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। चलिए देखते हैं क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं, फलस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं। किसी व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा वह है जो ये कि मान लीजिए मेरे सामने एक बच्चा है, मैं उससे कह रही हूँ कि बेटा तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है करने की, तुम कर सकते हो, ज़रूर कर लोगे, तुम ज़रूर कर लोगे। तो क्या कहा बच्चे से, मैं कह रही हूँ बच्चे से कि बेटा आप कर सकते हो, आप कर लोगे, ये क्या हुआ, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। अब एक बच्चा अपने अंदर से मोटिवेट है कि इस बार मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे IAS बनना है, वो बचपन से ही मोटिवेट हो रहा है अपने अंदर से उसकी अभिप्रेरणा आ रही है ऐसी कि मुझे बनना है, मैं बन के ही रहूँगा। ये क्या हुई, आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है, तो अभिप्रेरणाएँ भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम डेफिनेशन देख रहे थे, किसी व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, जब बच्चे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं तो वह उस कार्य को करने में रुचि लेने लगते हैं। ठीक, अब हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बेटा आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, तो बच्चा भी सोचेगा कि मुझ पर सामने वाला इतना भरोसा कर रहा है, बार बार कह रहा है कि तुम कर लोगे, इसका मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा। तो बच्चा फिर उस काम को करने में रुचि लेगा। अब वहीं आप थप्पड़िया दे रहे हो बच्चे को, तुमसे होगा नहीं, तुम बिल्कुल गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। ठीक है, पहले बात, हमें इस तरीके का व्यवहार करना ही नहीं है बच्चे से। आपको हमेशा याद रखना है कि बच्चा भगवान है, उसमें गलतियाँ नहीं हैं, गलतियाँ सिर्फ शिक्षक करता है, बच्चे को नहीं समझ पा रहा है। ठीक, क्योंकि हर बच्चे में वह योग्यता है जो वह एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। चलिए, तो जब बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो बच्चे को भी खुद पर भरोसा आएगा, फिर वो उस कार्य को करने में रुचि लेने लगेगा। ठीक है, चलिए उदाहरण, एक ओलंपिक एथलीट को देखना और उसकी तरह बनने के लिए कड़ी मेहनत करना। अब मान लीजिए भारत से एक एथलीट कोई है, मान लीजिए आप ले लीजिए PV सिंधु को। PV सिंधु ने ओलंपिक में मेडल निकाला। अब क्या था, कोई और है बच्चा जो बचपन में देख रहा है PV सिंधु को, या कोई बड़ा भी है PV सिंधु को देख रहा है, तो कह रहा है इन्होंने कर लिया, इनकी मेहनत है, मैं भी करके रहूँगा। ये क्या है, अभिप्रेरणा आई बच्चे को, आंतरिक अभिप्रेरणा आई। और किसी ने कहा उससे कि देखो PV सिंधु ने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, हैं तो ये भी इंसान ही, इन्होंने मेहनत की तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तब ये क्या था, बाह्य अभिप्रेरणा थी, लेकिन अभिप्रेरणा थी, बच्चा मोटिवेट होगा उससे, दोनों प्रकार की। लेकिन बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा में इतना माइनर सा अंतर है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि बच्चे के अपने अंदर से फीलिंग आ रही है वो कि मैं करूँगा, तो वहाँ पर लक्ष्य को भेदना ज़्यादा हो जाता है आसान क्या मतलब कह सकते हैं, श्योर, ज़्यादा श्योर हो जाता है। चलिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है, प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये हमारे स्किनर महोदय कहते हैं कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। केली महोदय क्या कहते हैं, शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। जी हाँ, वही मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि आप छोटी छोटी बातों पे बच्चों से कहें, क्लास में पढ़ा रहे हैं आप, छोटी छोटी बातों पे बच्चों से कहते हैं कि बेटा बताओ, एक बच्चा जो हाथ नहीं उठा रहा, तुम भी बताओ, तुम्हें क्या है, तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा जो है ना शामिल रहनी चाहिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, जब आप कहोगे बच्चे से कि तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो आंसर देते हो, बच्चा नहीं देता आंसर, लेकिन वो सोचेगा कह रही मैंने तो दिया नहीं, लेकिन टीचर कह रहे हैं कि मैं आंसर देता हूँ तो मुझे भी अच्छा समझ रहे हैं, तो बच्चा मोटिवेट होगा और नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होके आएगा वो कि मैं भी आंसर दे सकूँ। ठीक, चलिए, तो वही केली महोदय कहते हैं कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। चलिए, अभिप्रेरणा के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए, अब शाब्दिक अभिप्रेरणा जो है उसके तरीके क्या हैं, आप गए, आपने कहा शाबाश, बहुत अच्छा किया, आप क्या कहोगे, शाबाश, तो सामने वाला ये होगी, आप कहोगे अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। अब अशाब्दिक क्या है, दंड और पुरस्कार। ठीक, रुचि का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब रुचि का सिद्धांत क्या है? मान लीजिए एक बच्चा है जिसको आर्ट्स में बहुत रुचि है, वह हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, उसे हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है, ठीक। आप उसके पीछे पड़े हो कि तुम मैथ से करो, मैथ से आगे मैथ स्ट्रीम ले लो, आगे साइंस पढ़ लो, तो क्या उस बच्चे को रुचि आएगी? और उसको रुचि थी हिस्ट्री में, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद करता था। आप ज़बरदस्ती उसको साइंस में डाल ले हो ज़बरदस्ती, तो क्या बच्चा उस सब्जेक्ट में रुचि ले पाएगा? नहीं। अगर बच्चे को मान लीजिए आर्ट्स में रुचि है, बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, आपने उसी क्षेत्र में उसको बढ़ा दिया, तो फिर क्या करेगा बच्चा? अब मान लीजिए किसी को फैशन डिजाइनिंग में बहुत रुचि है, किसी बच्चे को बचपन से बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस के वो डिज़ाइंस जो है बना लेता है अपनी कॉपी पे, मान लीजिए, ठीक है। और आपने भी सपोर्ट कर दिया कि ये इतना अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस अभी से बना रहा है, इतना छोटा बच्चा, और आगे चल के तो ये बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर बन सकता है एक। तो आपने क्या किया? उसको सपोर्ट किया बच्चे को, ठीक है ऐसा कर लो। फिर सच में उस बच्चे को जिसमें रुचि है वह आगे चलकर जो इतने मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में बाहर आएगा कि जो आपने सोचा होगा उससे भी आगे जा सकता है बच्चा, क्योंकि उसको उस कार्य में क्या था? रुचि थी, ठीक। तो हो सकता है कि वह बच्चा जिसको फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी, एक बहुत अच्छा एक हाई लेवल का, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर बन के उभरे, क्योंकि बचपन से ही उसके माइंड में वो सब चीज़ें थीं, वह रुचि लेता था। तो रुचि का सिद्धांत हमारा यही कहता है कि बच्चों को जिस कार्य में रुचि होती है वह काम बहुत जल्दी से सीखते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं। जब बच्चा किसी कार्य को करने में रुचि लेता है तो वह उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है। यदि बच्चे को कोई ऐसा कार्य करने को दे दिया जाए जिसमें उससे रुचि नहीं है तो वह उस कार्य को करने में अधिक समय लेगा, या यह भी संभव है कि बच्चा उस कार्य को सीख ही नहीं पाएगा। देखिए वही बात कही जा रही है। आपने कोई कार्य है जिसमें बच्चे को रुचि है दे दिया, बहुत अच्छे से बच्चा उस कार्य को करके लाएगा, कम समय में करके लाएगा। और एक कार्य आपने ऐसा दे दिया कि जिसमें बच्चे को बिल्कुल रुचि नहीं है, वो कर रहा है टीचर के अंडर प्रेशर कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आधे घंटे का काम 1 घंटे में करके लाए। और यह भी संभव है कि बच्चा कर ही ना पाए वह कार्य, क्योंकि उसको रुचि नहीं है। जब रुचि नहीं है तो वो अपना माइंड कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा वहाँ पे। चलिए, पिंसेट क्या थे? एक व्यक्ति थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। पिंसेट ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, इनकी पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, में कहा कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होती तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। यही बात देखिए, इन्हें पिंसेट महोदय जो बात कह के गए हैं अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में, बहुत सही बात कह के गए हैं कि जब तक बच्चा जो है टीचर पढ़ा भी रहा है क्लासरूम में खड़े होकर, बच्चे निष्क्रिय श्रोता की तरह पड़े हुए हैं क्लास में, बिल्कुल भी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या टीचर उस बात को वैसे प्रेजेंट कर पाएगा कि जैसे करना चाहता था? बहुत आप मान लीजिए उत्साह से भरपूर होकर टीचर कक्षा में पढ़ाने आया और बच्चे निष्क्रिय श्रोता की तरह बात को सुन रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो जो चीज़ पढ़ा रहा है, या टीचर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा चीज़ों को जिसमें बच्चों को रुचि आए, तो क्या टीचर भी वह कार्य पूरा कर पाएगा जैसा सोच के आया था पहले से कि आज ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा? क्या वो चीज़ें हो पाएंगी? संभव है टीचर का भी वैसा पढ़ाना? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पिंसेट महोदय कहते हैं जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होगी तब तक शिक्षक का कार्य सर्वोत्तम तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। चलिए, अब यह है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है, फोर्थ, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि जो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है हमारा, ये जो है हमारा, अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास जो है बहुत लेंदी हो जाएगी। फिर ज़्यादा बड़ी क्लासेस हो जाती हैं तो बच्चे छोटे हों या बड़े हों सबको ही बोर हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चे बोर हों, ठीक है। तो तब तक जितना पढ़ा चुकी हूँ और
तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और इसके बाद आपकी हिंदी की क्लासेस ताबड़तोड़ आने वाली हैं, बैक टू बैक क्लासेस आएंगी, क्योंकि आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप ये मान लीजिए कि आपका एक चैप्टर रह गया है बस कंप्लीट करवाने को, आपकी क्लासेस आना बाकी हैं बस, ठीक है। और आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बहुत ही स्पीड के साथ बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग टेंशन ना लें, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करते हुए चलें। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ अपनी बात को तो ये मेरा गुड लक है, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चैप्टर 3 के ही पार्ट 2 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।